अच्छा भाई, हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक कंपास की। ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास, कंपास नीडल। कंपास नीडल तो सब लोगों ने देखी है ना भाई, मैग्नेट वाले प्रैक्टिकल में जो कंपास नीडल यूज हो रही होती है। ठीक है। अब वो जो कंपास नीडल होती है, अक्सर जगहों पे जानमाज के ऊपर भी वो डायरेक्शन ऑफ किबला के लिए भी क्या होता है, कंपास नीडल सी बनी हुई होती है। ठीक है। अगर ये कंपास नीडल हमारे पास मौजूद है तो कंपास नीडल प्रैक्टिकली इस तरह की शेप की होती है, जिसमें एक साइड जो है वो इसकी क्या होगी, नॉर्थ, और एक साइड क्या होगी इसकी साउथ। अब इंफॉर्मेशन भी और कॉन्सेप्ट भी दोनों के लिहाज से बात करते हैं। भाई ये जो कंपास नीडल यहाँ पे इस्तेमाल हुई हुई है, नॉर्थ और साउथ इसमें डेवलप हुआ हुआ है, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है। मतलब इस कंपास नीडल से रिलेटेड बात हो रही है कि ये क्या है, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है या ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है या ये मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस है। अब देखिए, मैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, इनमें तो डिफरेंशिएट करना मसला नहीं है। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से नॉन मेटल में तो सारे ही हैं, वुड है, रबर है, ग्लास है, सब नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है। ये तो मैग्नेट है, मतलब ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस तो कंपास निडल के अंदर नहीं हो सकता। मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या है, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है वो कहलाता है मैग्नेटिक सब्सटेंस। मगर मैग्नेटिक सब्सटेंस तो बहुत सारे होते हैं। दो तरह की कैटेगरीज थी ना, टेम्पररी या परमानेंट। टेम्पररी, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट या सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस या हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये अगर कोई चीज सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, तो उसको मैग्नेटिक सब्सटेंस का नाम देते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस, सॉफ्ट मैग्नेटिक मैग्नेटिक सब्सटेंस एक ही चीज होती है। और अगर कोई चीज स्टील की बनी हुई है और वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो चुकी है, तो वो कहलाती है मैग्नेटाइज सब्सटेंस। तो ये जो पॉइंटर बना हुआ है कंपास नीडल के अंदर, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए या मैग्नेटाइज सब्सटेंस सब्सटेंस होना चाहिए। मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या है, सॉफ्ट मैग्नेट है। और मैग्नेटाइज सब्सटेंस का मतलब क्या है, हार्ड मैग्नेट है। हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब जिससे परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है, और सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब जिसमें टेम्पररी मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है। तो अब आंसर क्या होना चाहिए, ये कौन सा होना चाहिए। ये जो कंपास निडल होती है, क्या कभी मैग्नेट बनती है, कभी मैग्नेट खत्म हो जाता है इसमें से। परमानेंट मैग्नेट रहता है ना, मतलब हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस है, स्टील का बना हुआ होता है। इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, मैग्नेटाइज सब्सटेंस है। तो कंपास निडल के अंदर जो मैग्नेट यूज हुआ हुआ है वो मैग्नेटाइज सब्सटेंस कहलाता है। मैग्नेटाइज का मतलब क्या है, उसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म जो है वो डेवलप हुआ हुआ है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक परमानेंट मैग्नेट था, इसमें देखिए सवाल से सवाल ही निकलते रहते हैं हमेशा। एक मैग्नेट था, इस मैग्नेट की एक साइड नॉर्थ थी, एक साइड साउथ थी। ठीक है। मैं आपको कहता हूं कि किसी तरह से इसमें से मैग्नेटिज्म खत्म कर दें, नॉर्थ और साउथ जो बन रहा है ना, इसको खत्म कर दें, न्यूट्रल बना दें इसको, मतलब मैग्नेटिक सब्सटेंस बना दें, मैग्नेट से मैग्नेटिक सब्सटेंस बना दें, प्रॉपर्टीज खत्म करें। कैसे खत्म करें, सवाल समझ में आ रहा है। तो पहले तो ये चीज याद रखनी है कि सवाल समझ में आ रहा है, जवाब नहीं आ रहा वो एक अलग बात होती है। ठीक है। एक मैग्नेट मिला, बार मैग्नेट। ठीक है। या कैबिनेट में से एक मैग्नेट निकला। अब तो बुक स्टॉल पे ही मैग्नेट मिलते हैं, बच्चे बातें नहीं करिएगा, रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, अच्छी अच्छी बातें करनी है। इसको भी खामोश कराना चाहिए उसूल। तो भाई बात क्या हो रही है कि भाई बार मैग्नेट मिला या कैबिनेट में से एक मैग्नेट निकला, मैग्नेट अब तो बहुत सारी जगह पे और भी मिलते हैं, इसमें से मैग्नेटिज्म खत्म करना है। क्या करें, कलर मिटा दें उसका तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, नहीं ना। कलर मिटाने का मतलब तो बिल्कुल ऐसे होता है, आपने फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर दी, दाढ़ी रख के टोपी पहन के आ गया, नेक तो नहीं हुआ ना। तो वो रिकॉर्डिंग करिए, आप लोग क्या करते हैं, गलत बात है। क्या करें, डीमैग्नेटाइजेशन ही का तो पूछ रहा हूँ, हैमरिंग और स्ट्राइकिंग। तो बताए ना, यही तो बता तो दे कम से कम से।
मतलब पढ़ लिया तो इसका मतलब है गया थोड़ी, बाय हैमरिंग और स्ट्राइकिंग, एसी सोर्स, बाय हीटिंग, शाबाश। अच्छा, अब इसी तरह से अगर इस मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एमिट हो रही है, सब पता है कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होता है भाई, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का इसका डायरेक्शन होना चाहिए। इसका एक प्रैक्टिकल भी था, ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। डायग्राम्स में जब कंपास नीडल बना हुआ होगा ना, तो वो नॉर्मली इस तरह का बना हुआ बहुत कम मिलता है। कंपास नीडल डायग्राम में भी हम पास्ट पेपर वगैरह करेंगे ना, उसमें देखिएगा कंपास नीडल ऐसा बना हुआ मिलेगा, एक साइड एरो, एक साइड टेल, मतलब हेड और टेल। जो हेड साइड होती है उसका मतलब होता है नॉर्थ, और जो टेल साइड होती है उसका मतलब होता है साउथ। मतलब उसूलन ऐसा होता है, मगर जब डायग्राम्स वगैरह बना होगा तो इस तरह का बना होगा, नॉर्थ साउथ लिखा हुआ नहीं होगा। एरो साइड का मतलब क्या है, नॉर्थ, माइंड में रखना है। एरो साइड का मतलब क्या है, नॉर्थ, और टेल साइड का मतलब क्या होता है, साउथ, ठीक है। अब ये जो पूरी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लिहाज से सवाल नहीं पूछ रहा, पहले बता रहा हूं कि भाई सवाल आते किस तरह से, कंडीशन किस तरह की होती है। कंपास नीडल यहां पे रखा हुआ है, पॉइंट किया हुआ है कंपास नीडल ऐसे, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एक में डायरेक्शन ऐसे बना हुआ है, एक में डायरेक्शन ऐसे बना हुआ है, एक में डायरेक्शन ऐसे। तो सवाल नहीं, पहले तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के डायरेक्शन में ही कंपास नीडल का डायरेक्शन भी बन रहा होगा। सिंपल सी बात है, बट गलतियां जो है ना सिंपल एमसीक्यूज में ज्यादा होती हैं। बाय कंडीशन अगर इसको हमने यहां पे रखा तो एरो का डायरेक्शन कैसे बन रहा होगा, ऐसे, विजिबल तो है ना, एरो का डायरेक्शन ऐसे बन रहा होगा, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के डायरेक्शन में ही कंपास निडल भी होगा। और अगर आप गौर करें तो गौर करने में ये चीज आपको क्लियर पता चलेगी कि भाई ये वाली साइड नॉर्थ है तो साउथ की तरफ है, दूसरी वाली साइड साउथ है तो ये नॉर्थ की तरफ है। तो ये चीज से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर कंपास निडल यहां पे रखा हुआ है, तो यहां पे रखने का मतलब कंपास नीडल में जो एरो बन रहा होगा वो एरो किस तरह से बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बेसिकली यहां से जाके ऐसे अंदर की तरफ ही आ रही होंगी ना, मतलब ये वाली साइड क्या होगी, नॉर्थ, और ये वाली साइड क्या होगी, इसकी साउथ, ठीक है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल कंपास नीडल यहां पे रखा हुआ है, तो अब एरो का डायरेक्शन क्या बनेगा, राइट या लेफ्ट, राइट। एरो का डायरेक्शन क्या बन रहा होगा, यहाँ पे राइट, क्योंकि ये वाली साइड नॉर्थ है और ये वाली साइड जो है वो साउथ है, ठीक है। इसी तरह से अगर कंपास निडल यहां पे रखा हुआ हो तो एरो का डायरेक्शन क्या बन रहा होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसके अब क्वेश्चन को ड्रॉ नहीं कर रहा है, सर क्वेश्चन ड्रॉ करना बहुत लंबा काम है। क्या आपने पूरी मैग्नेटिक फील्ड बनाई, फिर चार कंपास निडल बनाए, उसने से पूछा यहां पे होगा अगर कंपास निडल तो एरो क्या बन रहा होगा। बस ये चीज याद रखिएगा, ऐसे होता है। ये कंडीशंस हमें फॉलो करनी आनी चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए बस। सवाल आएगा पास्ट पेपर्स के सवाल, प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिहाज से पूरा सॉल्व करेंगे। अभी तो फिलहाल ये सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अब जो नेक्स्ट है, पहले राइट हैंड रूल तो हमने पढ़ लिया, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल, ठीक है। आज हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस करना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस का पूरा आइडिया होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड राइट लेफ्ट एंगल नहीं, इन टू द पेज या आउट ऑफ द पेज पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ याद है थ्योरी के लिहाज से, कोई नई बात नहीं, थ्योरी वाला काम ना। अगर बोर्ड है, पेपर है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा सकती है, बोर्ड के अंदर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना बोर्ड, तो वुड का है, इसके अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट कर सकती है, ये भी प्रीवियस हुई भी बात है। ये बात हमने डिस्कस की थी पहले कि अगर किसी पेपर के ऊपर किसी चीज के ऊपर कोई मेटल की चीज रखी हुई है और नीचे अगर मैग्नेट रख के उसको मूव कर रहे हैं तो ऊपर से वो चीज मूव करती है ना। ये बात पहले डिस्कस हुई है ना क्लास में, नहीं, चले भाई पता होना चाहिए। जैसे जनरल एग्जाम्पल, ये प्लास्टिक, आपका हैंडरेस्ट जो है प्लास्टिक का है, इसके ऊपर आप रखें कोई मेटल की चीज, मेटल की चीज, और नीचे की तरफ लाके मैग्नेट रख लें, जैसे बचपन ही खेल रहे होते थे, अखबार न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के ऊपर कोई मेटल रखा, नीचे की तरफ मैग्नेट रख लिया,
और ऐसे मूव कर करके जो है ना सब लोगों को बता रहे होते थे मैजिक हो रहा है, मैजिक। ठीक है। और मान भी लेते थे घर वाले। क्यों? सिर्फ आपकी खुशी के लिए। सिर्फ आपकी खुशी के लिए। इसी तरह से जो आप लोग आजकल बता रहे होते हैं ना, मोबाइल लेके बैठे हैं, पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई। उनको पता है ये पढ़ाई है, मैजिक नहीं है। जैसे पहले मैग्नेट था, इधर भी कोई पीछे मैग्नेट ही है, ठीक है। मगर आपकी खुशी के लिए थोड़ा बहुत मान लेते हैं, उनको सब पता होता है। बड़े अलग ही तरह के होते हैं, उनको सब पता होता है। बहरहाल, पेपर में से, ग्लास में से, वुड में से जितने भी नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, उनमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो जाती। मैग्नेट में से नहीं होती। मैग्नेटिक सब्सटेंस में से फील्ड पास नहीं होती, ठीक है। एक एमसीक्यू था, जब ये एमसीक्यू आएगा ना तो उसकी एग्जैक्ट डायग्राम देखेंगे। मगर अभी कंडीशन सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ करके बता रहा हूं। यह बताया गया था कि एक मैच बॉक्स है, पूरी डायग्राम प्रॉपर बनी हुई थी। मैच बॉक्स, अंदर वाला जो ट्रे है वो एम्प्टी है, वो खाली है। ऊपर की तरफ लाके यहां पे रख दिया था एक मैग्नेट। इस तरह की डायग्राम बनी हुई थी कि एक साइड जो है वो उसकी पूरी नॉर्थ है, और एक साइड जो है वो उसकी पूरी साउथ है। अब जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये मैच बॉक्स नॉन मेटल का है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसके अंदर से पूरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस कर रही होगी। पूरी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से ऐसे क्रॉस करती हुई इधर भी आ रही होगी, पूरी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे भी डेवलप हो रही होगी। ऊपर तो एयर में डेवलप होनी है, मगर इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड पूरी डेवलप हो रही है, ठीक है। इसमें बताया हुआ था कि नीचे की तरफ कुछ पेपर क्लिप्स जो है वो यहाँ पे लाके अटैच कर दिए। पेपर क्लिप्स नॉर्मली यहाँ पे आके जो है वो इसमें रुकते जा रहे हैं, अटैच हुए हुए हैं, ठीक है। बीच में लाके अगर कोई वुडन पीस रख दिया, कि वुडन पीस यहाँ पे पूरा इसके अंदर जा रहा है, वुडन पीस में से पूरा पास हो रहा है बैक तक पूरा, तो क्या वुडन पीस रखने से ये जो क्लिप्स अटैच हुए हुए थे आयरन के, क्या ये वुडन क्लिप रखने से डिटैच हो जाएंगे, मतलब निकल के नीचे गिर जाएंगे, या ऐसे ही अपनी जगह पे रहेंगे? सवाल एक दफा फिर, ठीक है। बीच में जो ट्रे होता है ना मैच बॉक्स के अंदर, बीच में जो ट्रे है वो ट्रे निकाल दिया, और बीच में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एयर में से, और ये जो कार्डबोर्ड का मतलब पीस सा था, पेपर गत्ता सा था, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही थी। और जो आयरन के क्लिप्स थे वो नीचे अटैच हुए हुए थे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो वहां तक पूरी पहुंच रही थी, ठीक है। बीच में लाके फिर ये वुडन शीट रख दी, ये वुड का पूरा एक प्लैंक सा, वुड का एक पूरा पीस सा लाके रख दिया। तो बीच में अगर वुड रख दिया तो अब ये पिन्स अटैच रहेंगी आयरन की, या ये नीचे गिर जाएंगी? अटैच रहेंगी, क्योंकि वुड भी क्या नॉन मैग्नेटिक है ना। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस में से मैग्नेटिक फील्ड तो इजीली पास होती है, ठीक है। मगर अगर यही पीस आयरन का लाके रख देते बीच में, वुड को हटा के आयरन का पीस लाके रखते, तो क्या अब ये सारी पिन्स ऐसी अटैच रहती? नहीं, अब अटैच नहीं रहती, क्योंकि जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसमें से तो लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉस कर रही थी। मगर अब अगर आपने लाके फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब आयरन रख दिया, तो अब जो भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं सब इसके अंदर पेनिट्रेट करके राइट लेफ्ट चली जाएगी। और जब सब इसके अंदर पेनिट्रेट करके राइट लेफ्ट चली गई, क्रॉस कर ही नहीं रही, तो क्रॉस ना करने का मतलब है सब पिन्स जो है यहाँ पे डिटैच कर देंगी, सारी पिन्स नीचे आके यहाँ पे गिर जाएंगी। तो अगर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया जाए तो सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो उसके अंदर से पास हो जाती है। इसके लिए बड़ा एक प्रॉपर फिनोमेना इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक स्क्रीनिंग या मैग्नेटिक शील्डिंग, ठीक है। ये आया है बुक में, मगर इतना डिफरेंट वे में, सिर्फ थ्योरेटिकल वे में आया है कि हम थ्योरी में पढ़ते ही नहीं इसको बिल्कुल। मैग्नेटिक शील्डिंग बेसिकली है क्या, जैसे कोई सेंसिटिव स्क्रीन है, स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन या फॉर एग्जांपल टीवी की स्क्रीन, ठीक है। कभी नोटिस करिएगा, मुश्किल काम है वैसे ये, कि कभी अगर टीवी चल रहा हो, क्योंकि टीवी चलता ही नहीं आजकल, तो घर में अगर टीवी चल रहा हो, एलईडी स्क्रीन चल रही है नॉर्मल, और उसके साथ कोई मोबाइल रखा हुआ है, ना आजकल टीवी चलता है ना मोबाइल ऐसे ही फारिग रखा होता है, तो ये मुश्किल काम, इसीलिए पहले ही बताया, ठीक है। तो अगर उसके साथ मोबाइल रखा हुआ था और टीवी चल रहा हो और बीच में कोई कॉल आए ना, तो टीवी की जो स्क्रीन है ना वो एकदम से ग्लिच करती है, उसकी स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी अप एंड डाउन होना शुरू करती है,
आज खुद भी करके देखिएगा, मुश्किल काम है, होता बहुत, सदियों में ऐसा होता है, ठीक है। मोबाइल फारे, टीवी देख रहे हैं सारे घर वाले मिलके, ऐसा तो पुराने जमाने में हुआ करता था, मगर कुछ जगहों पे अभी भी होता है। तो बाई कंडीशन जो है वो सीक्वेंस है इस तरह की कि टीवी स्क्रीन के साइड पे अगर आपने मोबाइल रखा हुआ है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से उसकी स्क्रीन जो है वो ग्लिच कर रही होती है, स्क्रीन में डिस्टरबेंस आ रही होती है। अब इस डिस्टरबेंस को आप घर में तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर किसी साइंटिफिक लैब में जहां पे बहुत सेंसिटिव स्क्रीन हैं या हॉलोग्राम चल रहा है, अब हॉलोग्राम के साथ साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटरप्ट करना शुरू हो गई, वो तो मुसलसल अजीब से ही होता रहेगा, तो समझ में ही नहीं आएगा वो क्या है। ऐसी जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटरप्शन होना ही नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस रूम में हमने एक लैब बनाई हुई है, इस रूम में अगर एक साइंटिफिक रिसर्च लैब है, बीच में एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक हॉलोग्राम स्क्रीन है, एयर में स्क्रीन चल रही है, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि इस रूम में अगर हम स्क्रीन रख के हॉलोग्राम पे चलाएं तो क्या वो सही पूरा डिस्प्ले दे रही हो? कभी भी क्लियर डिस्प्ले नहीं आए। इस रूम में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी? इस रूम में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी? कुछ लोग तो इधर उधर देख कर ही बता रहे हैं, पता नहीं भाई, नजर तोड़ आती। मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, क्योंकि अर्थ की भी तो एक साइड नॉर्थ है और एक साइड साउथ है। अर्थ के ऊपर भी पूरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी मौजूद है। इसीलिए प्रॉब्लम क्या आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पड़ा है? नहीं पड़ा, छोड़ो। एग्जाम्पल वापस, एग्जाम्पल वापस, वापस इधर ही आ जाते हैं। हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को रूम में आने से रोकना है। मैग्नेटिक फील्ड को रूम में आने से रोकना है, ब्लॉक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड रूम के अंदर ना आए, मतलब स्क्रीन पे से क्रॉस करती भी नहीं जाए। उसकी वजह से स्क्रीन डिस्प्ले, सेंसिटिव ग्लास स्क्रीन डिस्प्ले या फिर हॉलोग्राम डिस्प्ले पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए आप किसी भी मटेरियल को लगा के इसको रोक नहीं सकते, इसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप मैग्नेटिक फील्ड को रोक नहीं सकते, ब्लॉक नहीं कर सकते, इसको राइट लेफ्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नेटिक फील्ड ना, ये 15 से 20 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी ख्वाहिशों जैसी होती है। जैसे नॉर्मली घर वाले किसी चीज के लिए, अक्लमंद घर वाले जो होते हैं मना नहीं करते, इधर उधर लगा देते हैं। अभी नहीं, ये वाला काम कर लोगे ना फिर, अभी नहीं, परसों। तो ये जो रोक नहीं सकते ना, तो घुमा देते हैं इधर उधर, ठीक है। तो ये होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो बाई कंडीशन अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक स्क्रीनिंग भी ऐसे ही करते हैं। इसके लिए करते हैं क्या है, यहां पे लेते हैं एक आयरन का ब्लॉक, आयरन का ब्लॉक, क्या, आयरन का एक फ्रेम, आयरन का फ्रेम। अब क्यों इस्तेमाल करते हैं वो बात भी अभी डिस्कस करेंगे। परमिएबिलिटी पता है क्या चीज होती है? परमिएबिलिटी, कुछ लोगों ने तो पढ़ा होगा ना। मैग्नेटिक फील्ड का एक टॉपिक था परमिएबिलिटी। जिस तरह से किसी भी मीडियम में, सुन लीजिएगा, कोई ऐसी बहुत टेक्निकल चीज नहीं है। परमिएबिलिटी का मतलब डेफिनेशन तो क्या है, द अलाउंस ऑफ मीडियम फॉर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, द अलाउंस ऑफ मीडियम फॉर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। जैसे किसी भी मटेरियल में अपने अंदर से हीट को गुजारने की सलाहियत कहलाती है थर्मल कंडक्टिविटी। किसी बॉडी में अपने अंदर से करंट को पास करने की सलाहियत कहलाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसी तरह से किसी भी बॉडी में अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक नहीं, किसी भी बॉडी में अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को, मैग्नेटिक वो सॉरी इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस को, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस को पास करने की सलाहियत को क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। भाई हीट पास करने की सलाहियत थर्मल कंडक्टिविटी थी, करंट पास करने की सलाहियत इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस थी। किसी भी चीज में अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस जो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही होती, इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस को पास करने की जो सलाहियत होती है उसको क्या बोलते हैं? ये तो फर्स्ट ईयर था, सेकंड ईयर है ही नहीं। सवाल समझ में आया? अल्लाह का शुक्र है ये बात समझ में आ गई कि सवाल समझ में आया या जवाब नहीं आया, तो इसमें डिफरेंशिएट करना तो हमें आ गया है, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस को पास करने की सलाहियत कहलाती थी परमिटिविटी। होता है परमिटिविटी, और परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी को बोलते थे एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा था, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 8.85, बाकी 10 की पावर याद नहीं आ रही।
मुझे याद नहीं आ रही, आप लोगों को तो याद होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी। हम सेकेंड ईयर नहीं पढ़ रहे, एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब एक साथ है भाई। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये वैल्यू लिखते हुए चलना है, एप्सिलॉन नॉट। तो याद है, वैल्यू तो चलने हो गई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी 10 की पावर कितनी थी? प्लस थी माइनस थी पावर? माइनस थी। और 17? गलत। शाबाश, -12। तो 8.85 एक्सपोनेंट -12, और यूनिट क्या था इसका? समझे समझे, याद करें, डायरेक्ट तो नहीं बताऊंगा ना। ऐसा कुछ बन रहा था। इसके लिए ऐसे देखिए। शाबाश। न्यूटन मीटर स्क्वायर। सेकंड तो नहीं था ना, टाइम इन्फ्लुएंस तो था ही नहीं। कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। मतलब किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस पे जो पास करने की सलाहियत है वो कहलाती है परमिटिविटी। ऐसी किसी मटेरियल में, किसी मीडियम में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को पास करने की जो सलाहियत है वो कहलाती है परमिएबिलिटी, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या थी? बीच में यहां पे एक बहुत सेंसिटिव स्क्रीन थी। इस स्क्रीन में से अगर मैग्नेटिक फील्ड पास हुई तो लाजमी सी बात है ग्लिच करेगी, प्रॉब्लम करेगी। इस स्क्रीन को मैग्नेटिक फील्ड से बचाना था, तो हमने यहां पे रख दिया आयरन फ्रेम। आयरन फ्रेम क्यों रखा? एक तो सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस है, और बेसिक चीज क्या है, आयरन की परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। एयर के मुकाबले में तो 300 टाइम ज्यादा होती है। तो आयरन की परमिएबिलिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड को पास करने की सलाहियत बहुत ज्यादा है। इससे फायदा उठाते हैं। क्या कि फॉर एग्जाम्पल इधर मैग्नेटिक फील्ड थी, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, अर्थ की फील्ड नहीं। पूरे मैग्नेट्स की बात कर लेते हैं। अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आ रही हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। अर्थ के लिए ऐसे भी ऐसे ही होता, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है। अब यहां पे होगा क्या कि आयरन फ्रेम है, तो आयरन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को पास करने की सलाहियत बहुत ज्यादा है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस, करंट और इंसान हमेशा आसान रास्ता ढूंढते हैं। हमेशा आसान रास्ता ढूंढते हैं, नेचर है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? एयर में से मूव करना मुश्किल है, आयरन में से मूव करना आसान है। तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, ऊपर और नीचे की तरफ से पास होती है। और उसके बाद ये सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल के यहाँ से फिर से एक दफा साउथ में जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। तो ये पूरा फिनोमेना कहलाता है मैग्नेटिक स्क्रीनिंग या मैग्नेटिक शील्डिंग, ठीक है। और बहुत छोटे लेवल पे नहीं करते। जो साइंटिफिक लैब्स होती है ना, उनकी वॉल्स, उनकी फ्लोर, उनका रूफ, उनमें पूरी पूरी आयरन प्लेट्स जा रही होती हैं। और आयरन प्लेट्स का फंक्शन ही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ होगी वो पूरी क्रॉस करती हुई साइड से गुजर जाएगी, वो फील्ड के अंदर जो है वो इंटरप्ट नहीं करती, ठीक है। बहरहाल ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये फिनोमेना कहलाता है मैग्नेटिक शील्डिंग या मैग्नेटिक स्क्रीनिंग, ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के डायरेक्शन पे। हम ये बात कर रहे थे कि नॉन मैग्नेटिक चीजों से, वुड, रबर, ग्लास, पेपर, सबसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉस कर जाती है। अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो उसमें पेनिट्रेट कर जाएंगे, नॉन मैग्नेटिक होगा उसमें से लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉस करती है। अब पेपर पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, पेपर के अंदर जा रही है, तो उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करता है। क्रॉस का मतलब क्या है? इस तरह के क्रॉस क्रॉस से बने हुए हैं, तो इसका मतलब होता है ये मैग्नेटिक फील्ड है। और इसका डायरेक्शन कैसा है? इसका डायरेक्शन है इन टू द पेज। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी तो हो सकती है ना, इन टू द पेज। अच्छा, रजिस्टर दीजिएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास पेज है, यहाँ पे हमारे पास पेपर है, और एक साइड पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ठीक है। आपने रखा हुआ है इस तरह से मैग्नेट को। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस से निकल रही हैं, वो सारी लाइन ऑफ फोर्सेस पेपर के अंदर से क्रॉस करती भी जा रही है।
मतलब इधर जो फील्ड डेवलप हुई हुई है वो कैसे, इन टू द पेज, तो इन टू द पेज को ऐसे शो करते हैं, ठीक है। और अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल पेपर के पीछे, बोर्ड के पीछे रखा हुआ है, तो अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल के बाहर आएंगी, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आउट ऑफ द पेज भी हो सकती है, ठीक है। तो इन टू द पेज का मतलब क्या है और आउट ऑफ द पेज का मतलब क्या है, ये बात समझ में आ रही है। चलो, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास पूरी मैग्नेटिक फील्ड है इन टू द पेज, तो इन टू द पेज को हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज एंड मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज, क्रॉस से इनटू द पेज, डॉट से आउट ऑफ द पेज, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है, एरो, एरो रूल, ठीक है। एरो रूल या एरो का मेथड क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई एरो है, कोई तीर है, बेटे बात नहीं करें, जगह चेंज करना मुश्किल है। कोई एरो आपको जाता हुआ नजर आ रहा है पेज में, पेपर के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर एरो आपको जाता हुआ नजर आ रहा होगा ना, बैक साइड से देखेंगे तो क्या होगा, क्रॉस सा फील होगा, क्योंकि एरो में एयर प्रेशर बैलेंसिंग के लिए साइड पे पूरे इसके विंग्स टाइप के बने हुए होते हैं। तो एरो को बैक साइड से अगर हम देख रहे हो तो क्या होगा, क्रॉस सा फील हो रहा होगा, ठीक है। और अगर यही एरो, यही तीर आपकी तरफ आ रहा हो तो क्या होगा, एक डॉट सा फील होगा। तो इनटू द पेज के लिए क्रॉस और आउट ऑफ द पेज के लिए क्या होना चाहिए, डॉट, ठीक है। अंदाजा बस इस तरह से लगाया करें, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक एरो है, अगर आप यहां से देख रहे हैं, इसको जाते हुए देख रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए, कोई क्रॉस से नजर आना चाहिए। और अगर आप इसको बाहर आते हुए यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बाहर आते हुए ऑब्जर्व करने का मतलब एक डॉट सा नजर आना चाहिए। तो आउट ऑफ द पेज के लिए डॉट और इन टू द पेज के लिए क्रॉस, ये कोई रूल नहीं है, ये याद करने का तरीका है बस, कि इन टू द पेज के लिए क्रॉस और आउट ऑफ द पेज के लिए क्या होना चाहिए, डॉट, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये ड्रॉ कर लिया, कॉपी हो गया। अगर कोई चार्ज स्टैटिक है, तो स्टैटिक चार्ज के सराउंडिंग में कौन सी फील्ड डेवलप, शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मूविंग चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड, याद है। अब ये चार्ज मूव करता हुआ आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एंटर हुआ इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद अ वेलोसिटी v। मैं डेरिवेशन की बात ही नहीं कर रहा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। मैं डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा, वो थ्योरी में होती है डेरिवेशन, ठीक है। चार्ज है, वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये थीटा एंगल बन रहा है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला एंगल बन रहा होता है, ठीक है। अब ये चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ इन अ मैग्नेटिक फील्ड, रूल हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे अप्लाई करते हैं। बेटे कोई बात है तो बताएं, हम सब बहुत खुश रहना चाहते हैं। अच्छा, मैंने बात करने का वैसे बोला भी नहीं। बहरहाल ये चार्ज एंटर हुआ है ना मैग्नेटिक फील्ड, इस पे फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी, आप थोड़ा इधर होके बैठे, इधर होके, आप थोड़ा इधर होके देखेंगे ना, बोर्ड भी नजर आएगा, वो तो बाद में देख लीजिएगा, आपको नहीं बोल रहा, बराबर थोड़ा इधर। अब जब ये एंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें जो फोर्स लगेगी, फोर्स के लिए फोर्स क्यों लगेगी, ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड। एक परमानेंट फील्ड पहले से है जो इनटू द पेज है, और चार्ज पार्टिकल आ रहा है राइट, इसके सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड है, दो तरह की फील्ड मिलेंगी, इस तरह की कंडीशन होती है ना, दो तरह की फील्ड मिलेंगी, फील्ड मिलने से इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी, और इसी फोर्स के लिए तो ये वाला फॉर्मूला है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब फोर्स का डायरेक्शन किस तरह से मालूम होगा, ये हम यूज करते हैं इसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है।
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमें यह पता चलता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, और हमेशा रूल अप्लाई होता है पॉजिटिव चार्ज पे, रूल अप्लाई होता है कन्वेंशनल करंट पे। कन्वेंशनल करंट मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है, तो उसी पे रूल भी अप्लाई करना है। और उसी के लिए अगर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो उसके ऊपर रूल अप्लाई करना है, नेगेटिव पे क्या होगा, उससे उल्टा होगा, बस पॉजिटिव पे रूल अप्लाई करना है, ठीक है। और ये चार्ज जब फील्ड के अंदर एंटर हुआ, पहले तो आपकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड बात करते हैं कि अगर ये चार्ज फील्ड के अंदर एंटर हो रहा है तो इसको किधर जाना चाहिए, इसको डाउनवर्ड जाना चाहिए, अपवर्ड जाना चाहिए, या स्ट्रेट जाना चाहिए। इस वक्त वेलोसिटी ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इनटू द पेज, चार्ज पार्टिकल आ रहा है आपके लिए से लेफ्ट टू राइट, टुवर्ड्स राइट आ रहा है, तो राइट और इनटू द पेज, एंगल बीच में कितना बन गया, 90, ठीक है। और बताया जाता है जो भी फोर्स होती है ना इसके ऊपर, वो परपेंडिकुलर टू वी एन बी होती है। फोर्स परपेंडिकुलर टू वी एन बी, वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी, और बी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन से परपेंडिकुलर या तो पॉजिटिव वाई की तरफ होगा, या तो पॉजिटिव वाई की तरफ, या फिर कैसे होगा, नेगेटिव वाई की तरफ, ठीक है। भाई जरा 3 पेन दीजिएगा, माशाल्लाह से इतने सारे पेन है तो इस्तेमाल करेंगे ना, अच्छी बात है यार, लेकर आने चाहिए पेन। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कंडीशन ऐसी है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो हमारे पास कैसे, टुवर्ड्स राइट था, मैग्नेटिक फील्ड कैसे थी, इनटू द पेज थी, 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। अब फोर्स हमेशा मैंने क्या लिखा, एफ इज परपेंडिकुलर टू वी एंड बी, वी और बी से परपेंडिकुलर मतलब या तो फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होगा मतलब टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई, या पे फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा मतलब टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई, ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, मगर इसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई करना है, थैंक यू भाई। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई करते हैं, रूल अप्लाई करना आता है, नहीं। चलें भाई पहले तो 2 मिनट प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब, सबको 90 पे लाके रोके। फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब, सबको 90 पे लाके रोके। 90 पे लाके रोक ले, मेरे इधर उधर की बातें करते रहे तो मसला नहीं है, मगर 90 है पहले लाके रोक ले इसे। हम्म, करें करें प्रैक्टिस करें। हो गई प्रैक्टिस, हो गई। अब मैं डायरेक्ट बता नहीं रहा, डायरेक्ट बता दूं फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे थोड़ी होगा। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होनी चाहिए, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होनी चाहिए, कैसे याद रहेगा, एफएम से, एफएम रेडियो स्टेशन। एफएम का मतलब फ्रैक्शनल मॉड्यूलेशन तो नहीं है ना, हमेशा पढ़ाई की बात नहीं करते, गलत बात होती, पागल होता है इंसान ज्यादा। तो एफएम का मतलब क्या है, एफएम रेडियो स्टेशन से याद रखें, एफ का मतलब फर्स्ट, एम का मतलब मैग्नेटिक। तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। फिर ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट बचपन से पढ़ते हुए हैं, ठीक है। एस का मतलब सेकेंड, आई का मतलब करंट, करंट या चार्ज एक ही बात है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है। थर्ड के बाद आता है फोर्थ, मतलब फिर थंब फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एफ एम फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, एस आई सेकेंड फिंगर करंट या चार्ज का डायरेक्शन, थंब का डायरेक्शन फिर फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब प्लेसिंग करें, फर्स्ट फिंगर किसमें होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है, बोर्ड पे करके नहीं दिखा रहा, आसान हो जाएगा वरना तो, ठीक है। मैं बता रहा हूं स्क्रीन के लिहाज से, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब का डायरेक्शन जो है वो यहां पे फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, थंब का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आ गया स्क्रीन है, ऐसे क्यों हो रही है, गलत बात। आप तो उस पर अप्लाई करें ना, आपकी ये स्क्रीन है, ठीक है। रूल अप्लाई करके देखें और बताएं फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा।
फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, मगर बराए मेहरबानी बीच में ये ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब ऐसे जैसे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट या चार्ज, हम फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब आप लोगों ने कहा कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, अपवर्ड। ऐसे तो सर्कुलर मोशन में आ जाएगा, ये यूं करे घूम रहा है। रूल अप्लाई करके देख लेते हैं। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, जरा खुद भी अप्लाई करके देखें। हाँ, पहले कंफर्म करवा दें, लेफ्ट हैंड तो सबको क्लियर है ना, कौन सा है भाई। लेफ्ट। ये मसला होता है यार, ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट। हम का डायरेक्शन कैसे बन रहा है, हम का डायरेक्शन अपवर्ड, यानी फोर्स का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए। सबको बात क्लियर है भाई। तो भाई फोर्स का डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे कैसे बन गया, अपवर्ड बन गया। भाई कोई डाउट, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें कोई। अच्छा, इस पे अगर फोर्स लगी, अब सवाल इस तरह के बनाते हैं कि भाई इधर जो है वो पॉइंट ए है, इधर पॉइंट बी है, इधर पॉइंट सी है, तब ये चार्ट जाके कहाँ पे टकराएगा, कौन से पॉइंट पे जाके टकराएगा, वो ए बी सी के लिहाज से तीन चार ऑप्शन ऐसे बनाए हुए होते हैं। अगर फोर्स अपवर्ड लगी है तो इसका मतलब क्या है, कौन से पॉइंट पे जाके टकराना चाहिए, पॉइंट ए पे जाके जो है वो इसको हिट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर नेगेटिव चार्ज आया, तो नेगेटिव चार्ज जो है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव से फोर्स लगेगी, नेगेटिव में उससे बिल्कुल ऑपोजिट फोर्स लगेगी, बस नेगेटिव चार्ज बस डाउनवर्ड चला जाएगा, ठीक है। अब इसी रूल को यहां पे भी अप्लाई करके देखें। अब थोड़ा सा 180 पे टर्निंग थोड़ी सी मुश्किल होगी, मगर करना तो है। अब यहां पे भी एक चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या हो, फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया तो फोर्स का डायरेक्शन भी ऑपोजिट होना चाहिए, मगर रूल अप्लाई करना आना चाहिए। हो सकता है यहीं से स्टार्ट हो, पहले वाला हो ही नहीं। अब अपनी तरफ इशारा करना, अब अपनी तरफ इशारा करना, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में, मैं स्क्रीन के लिहाज से देख रहा हूं। तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब का डायरेक्शन मेरे लिहाज से तो बन रहा है, आप अपने लिहाज से बताएं क्या डायरेक्शन बनना चाहिए। डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड कैसे बन रहा है, बात समझ में आ रही है ना सबको। फर्स्ट फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब का डायरेक्शन कैसे बन रहा है, डाउन। रूल अप्लाई किया कुछ भी नहीं। देखिए, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, बोर्ड के लिहाज से बात कर रहे हैं, बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन कैसे है, बाहर की तरफ। सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब का डायरेक्शन कैसे बन रहा है, बात करें। तो इस पे फोर्स लगी तो ये मूव करके चला जाएगा डाउनवर्ड। ये सब ड्रॉ कर रहे हैं या भेजना है ग्रुप को। और अगर नेगेटिव हुआ तो रूल हम पॉजिटिव पे अप्लाई करते हैं, रूल बना ही पॉजिटिव के लिहाज से, नेगेटिव तो उससे बिल्कुल ऑपोजिट जाना चाहिए, ठीक। अच्छा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू किस चीज का सिंबल था, आप थोड़ा फॉर्मूला की बात करते हैं। क्यू किस चीज का सिंबल है भाई, चार्ज का, जो चार्ज मूव करता हुआ आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो जो भी है। चार्ज का यूनिट क्या था क्यू का, चार्ज का यूनिट कूलम। वी क्या चीज होती है,
वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड। बी क्या चीज है? मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और बी का यूनिट क्या होता है? टेस्ला। थीटा, अभी बताया था कि थीटा किस चीज के बीच का एंगल है? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो डायरेक्शंस अभी हम बना रहे थे, जो डायग्राम्स बना रहे थे, इनमें तो 90-90 बन रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड या तो इनटू द पेज है या आउट ऑफ द पेज है, और चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर हो रहा है, तो भाई 90 का एंगल तो बन ही रहा है, ठीक है। इसके लिहाज से बस याद रखना है, कैलकुलेशन वाली बात है, साइन की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती है? 1। कितने एंगल पे आती है? 90 पे। यानी अगर थीटा 90 है, यानी वी एंड बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है प्रॉपर, ठीक है। थीटा 90 बन रहा है बिटवीन वी एंड बी, मतलब इन डायग्राम्स के लिहाज से, तो फोर्स क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम, ठीक है। और अगर थीटा 0 डिग्री हो गया, मतलब फील्ड भी कैसे थी? आउट ऑफ द पेज। या फील्ड कैसे थी? इनटू द पेज। और चार्ज पार्टिकल भी यहीं से एंटर हो रहा है, इन्हीं के डायरेक्शन में एंटर हो रहा है, तो इसका मतलब है एंगल, इंटरनल एंगल कितना बन गया? 0 डिग्री बन गया, ठीक है। और अगर एंगल 0 डिग्री हो गया, तो भाई कैलकुलेशन भी क्या है? साइन थीटा साइन जीरो। साइन जीरो कितना होता है? 0। साइन जीरो 0 होता है। तो अगर 0 डिग्री का एंगल बना, तो ऐसे केस में पूरी फोर्स मिनिमम या 0 के बराबर हो। तो जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, देन द फोर्स विल बी मैक्सिमम। एंड द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, देन द फोर्स विल बी 0 और फोर्स विल बी मिनिमम, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? इस फॉर्मूला से रिलेटेड ही थोड़ी सी बात करते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये पास्ट पेपर अभी सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो उसमें इस तरह के सवाल आपको नजर भी आएंगे। अच्छा, कुछ जगह पे ये नहीं बना होता, कुछ जगह पे क्या है, पेपर पे जब डायग्राम आ रही होती है ना, एक स्क्वायर बॉक्स सा बना हुआ है, ग्रे कलर हुआ हुआ है उसमें। कलर्ड तो होता नहीं हमारे यहाँ, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी भी कॉलेज किसी भी इंस्टीट्यूट में फीस जमा कराते हैं वो पेपर देने के लिए, तो उससे उनको कमाना भी तो होता है ना, चाहिए। तो अगर कलर्ड कॉपी करा देंगे तो सुलंग करानी चाहिए। भाई, एनईटी के टेस्ट की फीस, किसी भी और जगह की फीस, कम से कम 4-5 हज़ार रुपये तो फीस होती है सिर्फ टेस्ट देने की। अब इतनी फीस देने के बाद कम से कम एक 500 रुपये की फोटोकॉपी तो डिजर्व करता है इंसान की, कलर्ड कलर्ड से पेजेस आ रहे हो, सॉल्व करने में मजा तो है, मगर नहीं होता हमारे यहाँ। तो अक्सर क्या करते हैं कि बॉक्स बना हुआ होगा, बॉक्स में ग्रे कलर हुआ हुआ होगा, और नीचे लिखा होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है या मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है। तो कभी क्रॉस डॉट या फिर कभी ग्रे कर दिया रीजन, नीचे लिख दिया कौन सी फील्ड है। उसके लिहाज से ये भी सोचना पड़ता है, हर तरह की चीजों का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया कि पूरी एक फील्ड है, और फील्ड जो है वो यहाँ पे इन टू द पेज है, ठीक है। इन टू द पेज पूरी फील्ड बन रही है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर हुआ, इसी फील्ड में कितने कितने एंगल पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन? 90, 90 डिग्री पे। और एक प्रोटॉन भी एंटर हुआ, ये प्रोटॉन भी आ रहा है 90 डिग्री पे, विद द सेम स्पीड, सेम वेलोसिटी से एंटर हुए। किस पे ज्यादा फोर्स लगेगी? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन प्रोटॉन। मैं बेंडिंग की बात नहीं कर रहा, कौन सा ऊपर जाएगा कौन नीचे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन इस तरह का भी दिया हुआ है कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द फोर्स ऑन प्रोटॉन। ऑप्शन सी, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ प्रोटॉन, एंड नन ऑफ दैम, नन ऑफ दैम। बेटे आप जगह चेंज कर लें वहां से, एंड पे जगह चेंज कर लें, वहां से उठें, इधर आके बैठ जाएंगे। आप मोबाइल बैग में रख के आइएगा ताकि आसानी हो। खामोशी होने के बाद एकदम से बच्चे जो सर उठा के देखते हैं ना, इसका मतलब होता है कि नीचे मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है।
आपको भी बता रहा हूँ ताकि आप दूसरों को समझ सकें। अच्छा बच्चे, ये ना असल में बिल्कुल एंड वाली चीजें होती हैं, इनका कोई रिवीजन नहीं होता है, फ्यूचर डिसाइड करता है, बड़ी सीरियस चीज होती है, क्योंकि नॉन सीरियस होना तो कम से कम अपने घर वालों का भी नुकसान नहीं कराएं, पैसे से जाया नहीं कराएं किसी के, बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते हैं। अच्छा भाई, इसमें आंसर क्या होना चाहिए? इक्वल। एक आंसर तो चले इक्वल आया। जनाब, क्या बोलते हैं? कंडीशन पूरी क्लियर है ना? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन विद द सेम वेलोसिटी एंटर हुए इन अ मैग्नेटिक फील्ड, 90 डिग्री पे भी एंटर हो रहे हैं, तो दोनों पे फोर्स तो लगेगी, क्योंकि दोनों के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड तो है, सही है? दोनों में फोर्स लगेगी। अब ये जो फोर्स है किस पे ज्यादा है किस पे कम है, या बराबर है, क्या है? इस ये ऑप्शन दिया हुआ है। इक्वल। अच्छा भाई, सबको लगता है इक्वल? सही लग रहा है, इक्वल है। कैसे ड्रॉ करने की क्या जरूरत है? अब सेम वेलोसिटी से नहीं कहा जा रहा है, दोनों पार्टिकल सेम मोमेंटम से एंटर हुए। सेम वेलोसिटी का तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है? अब दोनों पार्टिकल सेम मोमेंटम से अगर एंटर हुए, तो अब किस पे ज्यादा फोर्स लगेगी किस पे कम फोर्स लगेगी, बराबर लगेगी, ना होता। अब सोचने वाला काम। सवाल समझ में आ गया? अब कंडीशन क्या गिवन है? हो सकता है सेम वेलोसिटी हो। सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं? पता है क्यों सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं? क्योंकि पूरी क्लास कंसंट्रेशन जो है ना वो बोर्ड पे ही है। आप क्या संभाल नहीं? और मोबाइल आते हैं तो इस्तेमाल भी नहीं करते। बहुत अच्छी बात। तो क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? बी। अच्छा, एक आंसर आया बी, अभी सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं। क्या आंसर होना चाहिए? क्या लगता है, बस ऐसे ही बता दो। बी। जी। बी। जी बच्चे। क्यों? चले जाने दें। जनाब। जनाब। नहीं, समझ ही नहीं आया या सोचा नहीं जा रहा, वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, वो एक अलग बात है, ठीक है? और देखिए, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए इलेक्ट्रॉन समझने की चीज ही नहीं है, क्योंकि देखा ही नहीं किसी ने, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों सेम मोमेंटम से एंटर हुए, दोनों का मोमेंटम सेम है, दोनों सेम मोमेंटम से एंटर हुए, तो अब किस पे ज्यादा फोर्स लगेगी किस पे कम फोर्स लगेगी, उसकी कंडीशंस के बारे। सी। जनाब। सी। जनाब। सी आंसर। तीन लोगों ने दिया। आपने क्या बोला था? सी। सही है। ऑप्शन सी सही है। आपने क्या सोच के बोला? देखिए, एमसीक्यू दो सही, दो तरीके से सही होता है, हमने तो हमेशा ये देखा है भाई। या तो आपकी लॉजिक्स बहुत स्ट्रांग हो, लॉजिक्स और आपकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो, या फिर दुआएं साथ हो। आप उम्र करके हैं। माशाल्लाह, आपको तो सही होना ही होना है भाई, बस आजकल टेस्ट दे दें कहीं का भी, वो बोले अभी टेस्ट ले लो, डबल पीस ले लो, अभी टेस्ट ले लो मेरा, तो फिर तो यार कोई मसला ही नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इलेक्ट्रॉन का मास, ये किसने बोल दिया आपसे? अब ये किसने बोल दिया, बीच में गैप आ गया, किसने और बोल दिया आपसे? इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा कहाँ होता है? बोला कि आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन किसी ने देखे नहीं। प्रोटॉन भी नहीं देखा है। प्रोटॉन भी नहीं देखा, एटम ही नहीं देखा किसी ने। ये तो केमिस्ट्री वालों ने देखा है ख्वाब में। वो लोग ही बता रहे होते हैं एटम ऐसा होता है, इसमें ये होता है ये होता है, इतने कॉन्फिडेंस से बताते हैं, लगता है इन लोगों ने घर में देखा है एटम अपने। सर लेकिन फिर आगे जाकर वही चीजें गलत भी तो हो गई।
बिल्कुल 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 गलत हो सकती है। मतलब एंड पे जाके फॉर एग्जाम्पल अभी तो हम केएमटी हर चीज की कॉन्सेप्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये पढ़ते हैं ना, एटम स्फेरिकल होता है। देखा तो नहीं किसी ने अभी तक। अगर फॉर एग्जाम्पल आप हो गए 65-70 ईयर्स के करीब आप पहुंच गए, ठीक है। अब 65-70 साल के थे, कोई पोता पोती टाइप का कोई पहुंचा, तो उसने बताया कि दादा ये पता चला है कि एटम तो क्यूबिकल होता है। इंसान सोच के मर जाए पहले कि यार हम इतने अरसे से पता नहीं क्या क्या पढ़ते हुए आए थे, एंड टाइम पे जाके कुछ और हो गया। तो ये तो साइंस चीज ही ऐसी है, इसमें होता है। तो एफ ई जो है वो ग्रेटर एज कंपेयर टू एफ पी, मतलब फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स ऑन प्रोटॉन। आपने भी ऑप्शन सी दिया था आंसर। मेरी ना माप का मैं इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है। देखिए अब कंडीशन किस तरह की है कि मोमेंटम का फॉर्मूला यहां से सोचना था। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? पी इज इक्वल्स टू एम वी, ठीक है। अगर दोनों के मोमेंटम बराबर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के, तो क्या मतलब दोनों की वेलोसिटी भी सेम है? नहीं। अगर मोमेंटम सेम है तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन की अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इसका मास कम होगा, और प्रोटॉन में अगर मास ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू वी बी साइन थीटा। चार्ज दोनों का सेम है, ये फैक्टर खत्म। मैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों सेम फील्ड में जा रहे हैं, ये फैक्टर भी खत्म। दोनों 90 पे जा रहे हैं, ये फैक्टर भी खत्म। फैक्टर कौन सा रह गया? सिर्फ वेलोसिटी का रह गया। क्या दोनों की वेलोसिटी सेम है? नहीं। अगर सेम मोमेंटम है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है। अगर सेम मोमेंटम है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा है। ज्यादा वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इस वजह से ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि सेम मोमेंटम तो है, बट मास कम होने की वजह से वी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो फोर्स भी हमेशा इसके ऊपर ज्यादा एग्जर्ट करेगी। लॉजिक समझ में आ रही है भाई सब लोग? अच्छा, अब इसी तरह से ये रूल अप्लाई होता है करंट के लिए भी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करंट पे भी ऐसे ही अप्लाई होता है। नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ साउथ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो यहाँ पे इस तरह से पास हो रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। एक वायर रखा हुआ है और वायर में करंट फ्लो करके जा रहा है, या तो अपवर्ड, या फिर वायर में करंट फ्लो करके जा रहा है डाउनवर्ड। करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है या करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। करंट का डायरेक्शन हमेशा बताते हैं। जहां पे डायरेक्शन नहीं बताते वहां पे बैटरी का कनेक्शन दिखा देते हैं। अगर करंट का डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो ऐसी सिचुएशन होगी, यहां पे लाके बैटरी का डायरेक्शन दिखा देंगे। बैटरी का डायरेक्शन दिखा दिया तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। एक्चुअल करंट तो होगी, सॉरी, अब कन्वेंशनल करंट तो इसी तरह से फ्लो करता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तब भी पता चल जाएगा डायरेक्शन क्या होना चाहिए। अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला वायर, इस पे फोर्स का डायरेक्शन, और राइट हैंड साइड वाले वायर पे फोर्स का डायरेक्शन बता दें, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ही है। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो जरा पहले वाले वायर पे, वायर ए पे उससे अप्लाई करके देखें कि फोर्स का डायरेक्शन क्या बनना चाहिए। इन टू द पेज या आउट ऑफ द पेज, कुछ ऐसा बन रहा होगा। अप्लाई तो करके देखें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आप तो बगैर अप्लाई किए बता सकते हैं, आंसर सही आना है। करें करें, रूल अप्लाई करें। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? रूल अप्लाई तो करें ना। इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है ना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हाथ ऐसे रखें। हाँ। फर्स्ट फिंगर किधर है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। सेकंड फिंगर करंट के डायरेक्शन में। थंब का डायरेक्शन कैसे बन रहा है? इनटू द पेज। बात समझ में आई भाई? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? बात समझ में आई? देखें कितनी बात समझ में आती है चेंज होने से। तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन कैसे बन रहा था? इनटू द पेज, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फॉर्मूला क्या था? एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। जैसे क्यू भी साइन थीटा होता है वो चार्ज के लिए, आई एल बी साइन थीटा किसके लिए था? है सिंपल, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। सारे सिंबल्स की मीनिंग पता है। आई का मतलब क्या था? करंट। एल का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। बी का मतलब क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। थीटा यहाँ पे कितना है? ये 90 डिग्री है।
ये बेसिकली लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये वाला एंगल होता है, ठीक है। अच्छा, जो राइट हैंड साइड वाला वायर है, मतलब वायर बी हो गया फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब का डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज। बात क्लियर है बिल्कुल? तो इस वाले वायर पे जो फोर्स का डायरेक्शन होना चाहिए वो आउट ऑफ द पेज होना चाहिए। सबको बात समझ में आ रही है अंदर? कोई मसला तो नहीं है इसमें? बस आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, ये टॉपिक खत्म हो रहा है, क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। ये सारी पिक्चर्स वगैरह फिर आप लोग ग्रुप पे सेंड करते हैं।